नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत सर आप सभी का स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे और क्लास 10th की साइंस की कुछ लेक्चर आपको प्राप्त हो चुकी हैं। यानी आप पढ़े थे दर्पण पढ़े थे और दर्पण में आपने अध्ययन कर लिया था समतल दर्पण मिरर और प्लेट मिरर के बारे में भी हमने बता दिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तो बेटा गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण है क्या? तो गोलीय दर्पण जो होता है वो एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे खोखला गोला है ना, कोई ऐसे क्या है खोखला गोला है, मान लीजिए दो खोखले गोले हैं। अब आपको करना क्या है, एक बार हमने ऐसे काट दिया, ये काट दिया और एक हम इस तरह से काट दिया। बोले भाई जैसे क्या है कि गोलीय दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोला का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक ओर हम चाहे पारे अथवा चांदी की कलाई कर देते हैं और उसके बाद आयरन ऑक्साइड की पेंट कर देते हैं। ठीक है, माने पारे अथवा चांदी का पॉलिश कर दिया जाता है, कलाई कर दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक ओर कलई कर दिया जाता है। संक्षेप में यही जानिए। अगर आपको और डीप में जानना है तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक ओर चांदी अथवा पारे का कलई कर दिया जाता है और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। क्लियर? अब बेटा जैसे मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला था, अब उस गोले को हमने काट दिया। अब पेंट दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक तो उभरे हुई सतह पर ऐसे हमने पेंट कर दिया, क्यों, और एक हमने कर दिया क्या, ऐसे दबे हुई सतह पर पेंट कर दिया। दो प्रकार से पेंट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो बेटा आपसे पूछा जाए गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक ओर कलई कर दिया जाता है। ठीक है, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता अवतल दर्पण और एक होता उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है कि जब उभरे हुए सतह पर कलई कर दिया गया, देखिए यहाँ पर उभरे हुए सतह पर कलई कर दिया गया है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हुआ है ना, लेकिन दबा हुआ जो तल है वो परावर्तक तल की भांति कार्य कर रहा है और जो उभरा हुआ तल है उस पर कलई किया गया है। तो इस प्रकार का दर्पण अवतल दर्पण कहलाएगा। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल पर उभरा हुआ तल जो होता है वो परावर्तक की भांति कार्य करता है, यानी उससे प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए तल पर कलई कर दिया जाता है। कंफर्म? जान गए? चलिए भाई, तो आइए हम इसको डिफिनेशन को लिख करके देखते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है, जो यहाँ बोर्ड पर लिखवाया जा रहा है आप वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद उसका नोट्स बनाइए। इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर में सारी चीजें आपको खत्म कर देता और एक ही दिन में पूरा पाठ खत्म हो जाता। बेटा एक चीज आप लोग से और गुजारिश है, वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, ठीक है, तभी आपको महत्वपूर्ण बातें समझ में आएगी। अगर वीडियो आप शुरुआत में ही देखकर छोड़ देंगे तो तमाम ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो छूट जाएंगी, आप नहीं जान पाएंगे, मुसीबत बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे क्लास की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए भाई इस गोलीय दर्पण की डिफिनेशन को बोर्ड पर देखते हैं। बेटा गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर है क्या? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई अर्थात पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई अर्थात पॉलिश कर दिया जाता है। गोलीय दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर
ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई होता है। उभरे हुए तल पर देखो, ये देखो दर्पण, उभरे हुए तल पर क्या है, कलई है, और दबे हुए तल पर से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का बेटा डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद है उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई होता है, अर्थात उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे ये आपका उत्तल दर्पण का डायग्राम है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लें, दिख रहा होगा ना बोर्ड पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भाई हम आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, है ना, कि गोलीय दर्पण में से संबंधित कौन कौन से फैक्ट होते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट है ध्रुव, पोल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कोई जरूरी नहीं कि किसी कंपनी में पूछा ही जाए, लेकिन उसे जानना चाहिए। यदि नहीं जानेंगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो बेटा इसमें ध्रुव क्या है, जैसे मान लीजिए कोई परावर्तक तल है, ये जैसे मान लीजिए आपका परावर्तक तल है, दर्पण किस प्रकार का है, यह है आपका अवतल दर्पण, और ये दबा हुआ तल परावर्तक तल हो गया। अब इसी परावर्तक तल का जो केंद्र बिंदु होगा, अर्थात जो मध्य बिंदु होगा, उसी को हम ध्रुव कहेंगे, और ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। चलिए इसकी डिफिनेशन बोर्ड पर देखते हैं। देखेंगे ध्रुव क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु मतलब वह केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इधर वाला तल जो है दबा हुआ तल, ये परावर्तक तल है। अब इसका जो केंद्र बिंदु होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। इधर आपका परावर्तक तल उभरा हुआ तल है। अब इस परावर्तक तल का जो केंद्र बिंदु होगा उसे हम ध्रुव कहेंगे, और ध्रुव को क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, P से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग बेटा पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता केंद्र क्या है कि गोलीय दर्पण बेटा, जैसे गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ, जैसे पहले गोला था तो इस गोले का केंद्र है कि नहीं है। अब इसी का जो कटा हुआ भाग है, इसी का गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या है, कटा हुआ भाग है। तो वही जो केंद्र है उसका, उसी केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या था, ऐसे गोला था, और इस गोले को आपने क्या कर दिया, काट दिया। तो इसका पहले ऑलरेडी केंद्र था कि नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे अवतल दर्पण में बेटा जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है, और उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल के पीछे अर्थात कलई की ओर होता है, ठीक है। समझ रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कलई की ओर अर्थात परावर्तक तल के पीछे होता है, ठीक है। तो आइए इसकी डिफिनेशन हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, और आप लोग नोट्स बनाइए। देखते हैं बेटा, इसको आप लोग देख लीजिए, डिफिनेशन दिख रही होगी। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र आपका C हो गया। अब देखिए यहाँ वक्रता केंद्र जो है परावर्तक तल की ओर है, और ये आपका उत्तल दर्पण है, और इसका वक्रता केंद्र ये हो गया C, ठीक है। और यहाँ पर कलई की ओर अर्थात परावर्तक तल के पीछे वक्रता केंद्र है। समझ रहे हैं। हाँ बेटा, आप देखेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या क्या है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए ये कांच का एक खोखला गोला है, और इसका एक केंद्र हो गया। अब ये इसका यहाँ बेटा त्रिज्या है, ऐसे कि नहीं है, ऐसे त्रिज्याएं सारी, ढेर सारी त्रिज्याएं हैं। ये सब क्या है, त्रिज्याएं तो है। ऐसे इधर भी त्रिज्या है, असंख्य त्रिज्याएं हो सकती हैं, ऐसे त्रिज्या है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने ऐसे खोखला गोला लिया, और उसका एक भाग काट दिया, और काटने के बाद आपने क्या कर दिया, कलई कर दिया।
अब ये सी हो गया। अब सी से परिधि, यही तो परिधि है, ये परिधि तो भाग है, चलिए वक्रता त्रिज्या ये भी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या आपकी ये भी हो जाएगी, ये वक्रता त्रिज्या आपकी ये भी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या ये भी हो जाएगी, ये भी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये सब क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, समझे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कुछ किताबों में बेटा स्मॉल आर लिखा है तो कोई टेंशन नहीं, आप चाहे स्मॉल आर लिखें चाहे कैपिटल आर लिखें, ठीक है, लेकिन कैपिटल आर से लिखें तो थोड़ा बेहतर होगा। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, तो ये भी वक्रता त्रिज्या हो गया। ये भाई परिधि को केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या तो कहलाएगी, तो ये सभी वक्रता त्रिज्याएं ही होंगी और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। और भी वक्रता त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, ऐसे इसमें भी हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष बेटा है क्या, तो मुख्य अक्ष है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका गोलीय दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, समझ रहे हैं। ये काल्पनिक रेखा होगी बेटा, ऐसे कोई रेखा जाएगी नहीं, ये सारी रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, समझ रहे हैं। तो कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आइए इसकी डिफिनेशन को हम लिखते हैं, बोर्ड पर देखिए आप लोग। तो बेटा क्या है मुख्य अक्ष, दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी से होकर जाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये बेटा देखो, ये वक्रता केंद्र सी है, ये ध्रुव है, तो यहाँ से जो जाने वाली सरल रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये वक्रता केंद्र सी है और ये ध्रुव पी है, यहाँ से जो होकर जाने वाली सरल रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण का द्वारक है क्या बेटा, जैसे मान लीजिए कोई परावर्तक तल है, अब ये जैसे मान लीजिए परावर्तक तल हो गया, तो इस परावर्तक तल का जो व्यास हो यहाँ से यहाँ तक, ये वाली चीज, ये परावर्तक तल का जो व्यास होगा ये बेटा कहलाएगा क्या, दर्पण का द्वारक, ठीक है। परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं इसको। बेटा हम लोग देखेंगे दर्पण का द्वारक क्या है, कि परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अभिलंब, अभिलंब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका गोलीय दर्पण है और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु लिए, मान लीजिए प्रकाश किरणें यहीं पर आपतित हो रही हैं, तो वक्रता केंद्र यहाँ से जुड़ाने वाली रेखा होगी, माने कि ये आपका अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए तो अभिलंब आपका क्या हो जाएगा, ऐसे अभिलंब हो जाएगा, ये आपका अभिलंब हो जाएगा। इस प्रकार से अगर प्रकाश किरणें इस तरह से आपतित हो रही है तो यही आपका अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि दर्पण के किसी बिंदु पर जो अभिलंब होगा वो कहां से होकर के जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्पण के किसी बिंदु पर, दर्पण के किसी बिंदु पर जो अभिलंब होगा वो सदैव वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगा। अब बेटा फोकस, तो फोकस क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक गोलीय दर्पण, गोलीय अवतल दर्पण है ना, ये आपका हो गया क्या, ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब ऐसे जो जाने वाली रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, है ना। अब बेटा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई किरण मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या
मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ध्यान देंगे बेटा, ये आपका ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है। अब जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष से समांतर किरणें चल रही हैं, अब ये ऐसे लौटेंगी, लेकिन परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। है ना। तो डिफिनेशन क्या देंगे मुख्य फोकस का, यानी फोकस का, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, अब ये देखो किरण की दिशा बता रहा है, यानी ये किरणें दर्पण पर आ रही हैं और ये किरणें दर्पण से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, मिलती है। अवतल दर्पण में क्या होता है, मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ पर जो मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, वहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और जहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बेटा एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसको हम आपको आगे बताएंगे जब प्रतिबिंब का बनना बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसकी डेफिनेशन आइए देख लेते हैं बेटा। फोकस तथा मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरणें चल रही हैं। अब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब बेटा फोकस दूरी यही समझ लेते हैं। फोकस दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु यही हम समझ ले रहे हैं, फोकस दूरी भी, इसको अलग से हम नहीं लिखवाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। फोकस दूरी नहीं, फोकल लेंथ क्या है, यानी कि जैसे आपका फोकस बिंदु है और ध्रुव है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम फोकस दूरी कहेंगे। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। समझ रहे हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम फोकस दूरी कहेंगे। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। फोकस दूरी कंफर्म लिख लेंगे ना। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, ये दूरी एफ और पी, यानी पी एफ ही आपका क्या, पी एफ ही आपका फोकस दूरी है ना। तो यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात बेटा, एक फोकस तल होता है। फोकस तल माने कि जिस तल में फोकस बिंदु स्थित होता है उस तल को हम फोकस तल कहते हैं। इसको भी आप ले लीजिएगा। एक कंडीशन है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इस पॉइंट को हम लिखवा दें, है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी कि फोकस दूरी एफ बराबर बेटा होता है r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये चीज आप लोग जानिएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे वक्रता त्रिज्या अगर 40 है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर। दर्पण के लिए बात हो रही है। और या इसे कह सकते हैं r बराबर 2f। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन हाई स्कूल में है नहीं, पहले था, लेकिन कहिएगा तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर r/2। या इसी को अगर पक्षांतर किया जाए तो r बराबर हो जाएगा 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम लेकर के आएंगे अगले क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने, कि जिससे अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ ले सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग जल्दी से जल्दी उस क्लास को प्राप्त कर सकें। तो अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।